बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। एग्ज़ाम्पल सॉल्व करनी है मेथड ऑफ डी जनरेट कर्नल या सेपरेबल कर्नल। ये हमने लास्ट टाइम हमने टॉपिक पढ़ा था, उसकी मदद से। तो इस फाई ऑफ एक्स दिस इज़ इक्वल टू ये जो भी ये बनी हुई है, ये आपको जो है ये सॉल्व करना है। अच्छा, अब इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें ये जो कर्नल है जिसको हम के ऑफ एक्स टी जो है वो शुरू से कहते आ रहे हैं, फंक्शन है ना एक्स एंड टी का। तो अब ये जो है ये डी जनरेट या जिसको सेपरेबल फॉर्म उसने कही थी, ये हमने पिछले लेक्चर में डेफिनेशन भी पढ़ी थी, रिकॉल करें उसको। अब क्या था कि के ऑफ एक्स टी दैट वाज इक्वल टू समेशन ए आई ऑफ एक्स एंड मल्टीप्लाइड बाई बी आई ऑफ टी वेयर आई इज इक्वल टू 1 to n। ये हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी। ये सिर्फ रेफरेंस के तौर पे ये मैंने लिखा है, वाज़े नज़र नहीं आ रहा होगा। नोट्स बनाए हैं आपने, इसको वहाँ से डेफिनेशन देखें इसकी। और अगर हम ये इसमें n इज इक्वल टू जो है वो 2 ले लें, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। जो डी जनरेट कर्नल की जो डेफिनेशन थी, ये यहाँ पे आपके सामने ये लिखी हुई है। और इसमें जो है वो आई 1 2 3 आप ये चेंज करते जाएं तो ये A1 B1 यानी ए फंक्शन एक्स का होगा, बी जो है वो फंक्शन टी का होगा, प्लस A2 B2 प्लस A3 B3, जहाँ तक ये आप चले जाएं एन की वैल्यू स्पेसिफाई करनी होगी। अब इसमें अगर हम n इज इक्वल टू 2 ले लें तो फिर हम जो है वो A1 B1 और A2 प्लस A2 B2 यहाँ तक हम महदूद रह जाएंगे। तो इसमें भी वही है, n जो है वो अगर 2 है तो उस तरह का ये प्रॉब्लम है। इस सीरीज़ की जो है वो सिर्फ 2 टर्म्स हैं। अब इसमें A1x जो पहला पहला है, जो x लिखा हुआ है ये A1x है और ये B1t है, टी स्क्वायर। ये मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ A1x दिस इज इक्वल टू x B1 ऑफ t दिस इज इक्वल टू टी स्क्वायर। इसी तरह से दूसरा वाला जो है वो इसमें एक्स स्क्वायर जो है वो A2 इसका नाम हो गया, और जो आगे टी लिखा हुआ है इसका नाम B2 हो गया। तो इस को हम लेके चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करना बाय द मेथड ऑफ डी जनरेट कर्नल एंड फाइंड द आइगन वैल्यू भी फाइंड करनी है। सोल्यूशन फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये उसने प्रॉब्लम लिख दिया है, वेयर के ऑफ एक्स टी, ये जो कर्नल है उसको लिख दिया है। और ये उसने अभी जो मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया है ये उसकी जो जनरल है, आप इसको ये कह सकते हैं कि A1 जो x है, B1 टी स्क्वायर है, A2 x स्क्वायर है और जो B2 है वो t है। नाउ फाई ऑफ x दिस इज इक्वल टू, ये इसको आप ये जो फाई टी है और इंटेग्रल है इसको अलग अलग इसके ऊपर अप्लाई, यानी इसको एक्सपेंड कर दें। इंटेग्रल जो है वो इसके साथ अलग आ जाएगा, इसके साथ अलग आ जाएगा, और फाई ऑफ टी भी दोनों के साथ आ जाएगा। तो ये जो है वो सेपरेट हो जाएंगे इंटेग्रल्स। और फिर अगले स्टेप पे चूँकि ये टी के विद रेस्पेक्ट है इंटेग्रल और दूसरे वाला भी टी के विद रेस्पेक्ट है, तो इसमें ये जो x अपीयर और ये टर्म ये कांस्टेंट बन जाएगी और ये x स्क्वायर भी कांस्टेंट हो जाएगी। तो फिर ये x जो है ये बाहर हम लिख सकते हैं इंटेग्रल का, और इधर वाला x स्क्वायर जो है उसको भी हम बाहर लिख सकते हैं। जब बाहर लिख सकते हैं तो ये बन जाएगा लैम्डा इंटू एक्स, और बाकी जो बचेगा उसका नाम C1 रख दें। यानी कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि आप इस इंटेग्रल में से ये जो कांस्टेंट x है इसको बाहर निकाल दें,
और इधर एक्स स्क्वायर जो है इसको बाहर निकाल दें तो बाकी जो कुछ बचेगा उसका इधर नाम C1 है, और इस वाले का और इस वाले का नाम क्या हो जाएगा, C2 हो जाएगा। और चूँकि हमें जो है वो इस इंटेग्रल इक्वेशन में हम सॉल्व करते आ रहे हैं, पहले भी हम इसको कर रहे हैं, हमें फाई टी भी चाहिए और लेफ्ट हैंड साइड पे फाई एक्स मौजूद है, तो फाई एक्स भी हमें चाहिए। तो आपके पास जो है वो ये जो भी आपने ऊपर फाई एक्स बना लिया, तो ये आपका फाई एक्स है। फाई टी इसी से ही, ये जो फाई एक्स अभी बना है इसी से ही फाई टी बन जाएगा, यानी एक्स की जगह पे आप टी रख दें तो ये फाई टी बन जाएगा। उसके बाद है पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ फाई एक्स एंड फाई टी इन इक्वेशन ए। इक्वेशन ए वही हमारा जो प्रॉब्लम है, तो उसका वो नाम ले रहा है कि फाई एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट करें और फाई ऑफ टी जो है वो इनकी वैल्यूज़ दो जगहों पे आ रही हैं, तो यहाँ पे फाई ऑफ टी की वैल्यूज़ पुट करें। और पुट करने के बाद जो है वो इनको आप सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे कर रहे हैं, पहले स्टेप पे आपने x को x के साथ क्रॉस करना है, क्योंकि एडिशन वाली जो टर्म्स हैं उनको आप ये इस तरह से क्रॉस कर सकते हैं। अगले स्टेप पे ये आप डायरेक्टली ये जो क्रॉस लगे हुए हैं इस तरह से आपने इसको क्रॉस नहीं करना, या ये कोई मतलब डायरेक्टली ऐसे ही नहीं कर सकते इसको। अरिथमेटिक है, अलजब्राइक मैट्रिक्स हम पढ़ते आ रहे हैं कि ये x को पहले x के साथ काटेंगे। अगले स्टेप पे क्या करेंगे, अगले स्टेप पे आप इन दो टर्म में से लैम्डा कॉमन लेंगे, और इधर जो है वो लैम्डा ऑलरेडी कॉमन, ये मैं इसको मिटा रहा हूँ, ये अगले स्टेप पे हम जा रहे हैं, है ही नहीं। अगले स्टेप पे आप चले गए तो इन दोनों टर्म्स में से लैम्डा को कॉमन लें, और इधर जो है वो लैम्डा सारे के साथ प्रोडक्ट में मौजूद है, तो ये लैम्डा भी जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। तो इस तरह से कैंसिल किया हुआ है कि लैम्डा यहाँ से कॉमन लेंगे और इसके साथ इसको कैंसिल कर देंगे, और जब ये कैंसिल हो जाएगा तो आप आ जाएंगे अगले स्टेप पे जिसको मैंने अंडरलाइन किया है। आप देखते हैं इस स्टेप को, इसमें क्या है, जो अब आपके पास बचा है वो आप इसको यहाँ पे लिख लें। इसमें उन्होंने ये किया है कि ये जो टर्म्स हैं, दो चीज़ों का प्रोडक्ट, ये एक है और ये दूसरा है, तो इसको जो है वो उन्होंने एक्सपेंड किया है इस तरीके से कि पहले उन्होंने ये वाली जो ब्रैकेट में जो कुछ मौजूद है उसको इस टी के साथ मल्टीप्लाई किया है, तो आपके पास ये चीज़ मौजूद आ गई है, मिल गई है। उसके बाद बाकी जो इस वही वाली ब्रैकेट ज़ाहिर है सारी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इसी वाली टर्म को जो है वो इन दो के साथ कंबाइनली जो है वो कर दिया, तो ये इस तरह से हो गया। और फिर अगले स्टेप पे उन्होंने इसको एक्सपेंड किया, तो ये कोई मसला नहीं है। आप जो जानते हैं प्रोडक्ट वाली यानी मल्टीप्लाई करने की जो स्ट्रेटजी है इस तरह की टर्म्स को, ये आप जानते हैं, आप वैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे कि इस वाले पहली टर्म को पकड़ें और इधर वाली तीनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दें, और फिर दूसरी टर्म को पकड़ें और इनके साथ जो है वो उसी तरह से मल्टीप्लाई कर दें, जैसे ये अरिथमेटिक अलजेब्राइक ये मल्टीप्लिकेशन है वो उसी तरह से। और फिर अगले स्टेप पे आके इनको जो है वो इंटीग्रेट कर देना है। ये टी को मल्टीप्लाई किया इसके साथ तो एक्स टी क्यूब आ गया, और इस टी को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर टी आया, और फिर जब इंटेग्रल इनके ऊपर अप्लाई किया तो टी टी क्यूब ये टी जब इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो टी क्यूब बना, और टी क्यूब का इंटेग्रल जो है वो आपको पता है कि वो टी की पावर 4/4 होता है, और ये टी और टी मिल के टी स्क्वायर बना था, तो इसका इंटेग्रल जो टी क्यूब बाई 3 हो जाएगा। और इसमें अभी वो सिंप्लीफिकेशन, अभी वो मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, अगले स्टेप पे फिर इनको इंटीग्रेट कर दिया। और अब आप सिंपली कर लें, वही जो मैंने बात की है कि एक स्टेप में पहले आप इनको जो है वो एक्सपेंड कर लें, इनकी जो मल्टीप्लिकेशन है, या सॉरी पिछले वाला था, इस पूरे फैक्टर को, इस पूरे फैक्टर टर्म बाई टर्म इनको मल्टीप्लाई कर दें, जो तरीक़ाकार है
और बाद में जो है वो इनको इंटीग्रेट करें। पोलिनोमियल इंटीग्रेशन है भाई, क्या है, टी क्यूब का इंटीग्रल जो अगर आपने लेना है तो टी की पावर 4/4 आ जाएगा। स्क्वायर वाली टर्म का लेना है तो अब टी की पावर 3/3 आ जाएगा। इस तरह से जो है ये सारी कंप्यूट हो जाएंगी। और अपर लिमिट लोअर लिमिट भी इनकी जो है वो आप अप्लाई कर देंगे। अपर लिमिट जो है वो हर इंटीग्रल की जो है वो 1 है और लोअर लिमिट 0 है। इनको आप जब आप अप्लाई कर लेंगे और सिंपलीफाई करेंगे तो आपके पास जो है वो ये लाइन आई। और अगले जो है वो स्टेप के ऊपर उसने क्या किया है कि इस तरह से इनको कंबाइन किया है कि एक्स वाली टर्म जो है वो एक जगह पे इकट्ठी कर दी और एक्स स्क्वायर वाली टर्म जो है वो दूसरी जगह पे इकट्ठी कर दी। और उसके बाद जो है वो आप लेफ़्ट साइड और राइट साइड को कंपेयर करें। वो जो हम ये बात कर सकते हैं, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स एंड एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ये एक्स का कोएफिशिएंट और ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। तो आप ये देख सकते हैं कि एक्स का कोएफिशिएंट राइट हैंड साइड पे ये सारी चीज़ है और लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स का जो कोएफिशिएंट है वो C1 है। राइट हैंड साइड पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ये सारा है और लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, C2 है। तो एक्स तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि ये जो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि ये जो C1 है ये इसके इक्वल है ये सारा। और यहाँ से जो C2 है ये सारा जो है ये इसके इक्वल है। तो नीचे यही लिखा हुआ है, ये C1 लिखा हुआ है। और आगे C2 भी लिखा हुआ है। तो यहाँ से C1 और इसके C1 इसको निकाल लें यहाँ से C1 C2। वो हम जो मैट्रिक्स वाली फॉर्म थी वो बनाना चाह रहे हैं। C1 वाली जो टर्म्स हैं उनको इकट्ठा कर लें और उसको रीअरेंज करके ये वाली फॉर्म बना लें। और इसी तरह से नीचे C2 दूसरी जो इक्वेशन है जो C2 के एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को कंपेयर करने से आई थी, तो इसको भी इस तरह से रीअरेंज करके इस वाली शक्ल में लिख लें। अब आगे इनको जो है वो मैट्रिक्स की फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं। ये लीनियर इक्वेशन बन गए। तो इनको आप जो है वो मैट्रिक्स की शक्ल में लिख सकते हैं। ये हम करते आए हैं, पिछले लेक्चर में भी ये बताया था कि अगर मैं इसको इन दोनों इक्वेशंस को एक्सक्यूज़ में इन दोनों इक्वेशंस को मैं मैट्रिसेस की शक्ल में मैं लिखना चाहूँ तो कैसे लिखेंगे। इसको हम ऐसे लिखेंगे। इसी के ऊपर मैं एडिट कर देता हूँ। ये आपके पास मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट बन जाएगी। यहाँ पे जो है वो वेक्टर बन जाएगा, कॉलम वेक्टर C1 C2। और राइट हैंड साइड पे जो है वो आ जाएगा ये वाला जो 1/4 और 1/3 है। तो यहाँ पे 1/4 और 1/3 ये मैट्रिसेस की इसकी शक्ल बन गया। ये इसमें इसके 4 टर्म्स जो हैं ये भी मौजूद हैं। तो आप इसको वापस मल्टीप्लाई करें मैट्रिक्स वाली उसमें से इक्वेशंस की शक्ल में लिखना चाहें तो ये आपके पास वापस जो है वो ये वाली जो फॉर्म है ये वाली वापस आ जाएगी, बन जाएगी। तो डिटर्मिनेंट वो जो कोई मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट बनी थी ये वाली जिसकी ये 4 टर्म्स इसके अंदर मौजूद हैं। तो इसका अगर आप इस मैट्रिक्स का अगर आप डिटर्मिनेंट लें तो उस डिटर्मिनेंट को हमने डी ऑफ लैम्डा का नाम दिया हुआ है। तो ये जो स्टेप एक आध मिसिंग था वो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, पिछले में भी एक्सप्लेन किया है, वो यहाँ पे मज़ीद हो गया। तो इसका डिटर्मिनेंट जो है वो अब आप कंप्यूट करें। 2x2 का डिटर्मिनेंट आपको पता है कि इनको क्रॉस जो है वो मल्टीप्लिकेशन दरमियान में माइनस का साइन, तो ये इसको मल्टीप्लाई किया और ये जो भी कुछ आया है इसको हमने डी ऑफ लैम्डा का नाम दे दिया है। अब चूंकि हम इस सिस्टम को सॉल्व करना चाह रहे थे, ये जो दो इक्वेशन से बन के आया है, तो इसको क्रामर रूल की मदद से जो है वो इसको सॉल्व करना चाह रहा है। तो आप क्रामर रूल जानते हैं, मैट्रिक में मौजूद है, एफएससी में मौजूद है और बीएससी में हम उसको यूज़ करते हैं, एमएससी में भी कहीं ना कहीं यूज़ किया होगा।
तो क्रामर रूल जो है वो आप इसको यूज़ करते हुए, क्रामर रूल ना करना चाहें एलिमिनेशन वाला कर लें, जो भी मेथड आप इसमें यूज़ करें। तो आप इसमें जो है वो फाइंड करने वाली जो चीज़ है वो क्या है, वो C1 और C2 की वैल्यूज़ जो है वो हम फाइंड करेंगे, क्योंकि C1 C2 ही इसमें जो है वो एक तरह से अननोन वेरिएबल के तौर पे आ रहे हैं। अगर मैं इसको सिस्टम ऑफ ये जो मैट्रिक्स की शक्ल में जब मैंने इसको लिखा है, ये मैं दोबारा लिखता हूँ, इसको आप मैट्रिक्स की शक्ल में लिखें, C1 C2 दिस इज इक्वल टू आगे। तो ये जो C1 C2 वेक्टर है ये आपका इसमें अननोन है। तो इसके लिए आप इसको सॉल्व करेंगे। तो डी ऑफ लेमडा जो है ये अभी जो उधर आप कंप्यूट ऊपर से करते आ रहे हैं, ये यहाँ पे ये मौजूद है। इसका एलसीएम लेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जो है वो डी ऑफ लेमडा ये आ गया। अब जो D1 है, ये क्रामर रूल वाला जो स्टेप है, ये इसमें D1 D2 फाइंड करेंगे। अब क्रामर रूल मैं नहीं पढ़ाना चाहूँगा, चले मैं बता देता हूँ कि क्रामर रूल में क्या करते हैं कि जो ये जो मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट है उसको D1 कंप्यूट करने के लिए इस B1 के साथ रिप्लेस करते हैं, और जब आप दूसरा जो है वो दूसरे वेरिएबल के लिए करेंगे तो D2 कंप्यूट करने के लिए इसके साथ रिप्लेस करते हैं, दूसरे को नहीं छेड़ते। बहरहाल इसको क्रामर रूल की मदद से जो है वो आप D1 बनाएंगे और इसके डिटर्मिनेंट को जो है वो कंप्यूट कर लेंगे। ये आपके पास D1 आ गया। इसी तरह से D2 इसको बनाएंगे और ये D2 कंप्यूट हो जाएगा। तो अब C1 जो है वो क्या है, D1 ओवर D, और C2 क्या है, D2 ओवर D। ये वही क्रामर रूल, ये आपके पास C1 और C2 की वैल्यूज़ जो है वो ये आ गई हैं। अब वो कहता है सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यूज़ ऑफ C1 एंड C2 इन इक्वेशन, जो ऊपर हमने जहाँ पे C1 C2 इंट्रोड्यूस करवाए थे, कहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाए थे, ये इक्वेशन आप नज़र आ रही है, इसमें ये C1 और C2 यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये C1 C2 की वैल्यूज़ इस इक्वेशन में आप पुट करेंगे, बाकी चीज़ें जो है वो वैसे ही रहने देंगे। तो आपके पास ये वाली जो है वो इक्वेशन बन जाएगी। रीअरेंज भी ज़ाहिर है कर लेंगे, अगर वो है रीअरेंज कर रहे हैं तो कर लें, उसमें जो भी आप ये शक्ल बना सकते हैं। उसके बाद है कि आइगन वैल्यूज़ फाइंड करना चाहते हैं, तो लास्ट लेक्चर में हमने कहा था कि आइगन वैल्यूज़ जो हैं वो हैं जिनके लिए डी ऑफ लैम्डा जो है वो ज़ीरो हो जाए। आइगन वैल्यूज़ क्या हैं, वो लैम्डा की वो वैल्यूज़ हैं जो कि डी को ज़ीरो कर दें। तो हम डी को खुद से ही सपोज कर लेते हैं ये ज़ीरो है, और लैम्डा फाइंड कर लेंगे तो हम कहेंगे कि वो लैम्डा आ गए हमारे पास जिनके लिए डी ऑफ लैम्डा ज़ीरो है। यानी हम डी ऑफ लैम्डा ज़ीरो सपोज कर लें तो जो लैम्डा की वैल्यूज़ आएंगी, जो कि ये नीचे आई हुई हैं, ये दो वैल्यूज़ जो है वो यहाँ से निकलेंगी, तो अब हम इनके बारे में क्या कहेंगे कि ये लैम्डा की वो वैल्यूज़ हैं जो कि डी ऑफ लैम्डा को क्या बना रही हैं, इक्वल टू ज़ीरो बना रही हैं। तो ये कंडीशन हमने इम्पोज कर दी है ज़ीरो वाली। तो ठीक है, डी ऑफ लैम्डा ऊपर कंप्यूट हुआ हुआ है, उसको ज़ीरो पुट कर दिया, और जब ज़ीरो पुट कर दिया और रीअरेंज किया, और ये इसके ऊपर आप जो फार्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला फार्मूला वो इसके ऊपर अप्लाई करें, और लैम्डा की वैल्यू जो है वो फाइंड करते चले, यानी सिंप्लीफाई करें तो आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे। उसके बाद अब ये एक बात का ख्याल रखना चाहिए कि ये जो लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर रहा है ये इस तरह से, ये सेपरेट है, ये पोर्शन जो है सेपरेट है, इसके इक्वल जो है वो इसके साथ मिक्स नहीं करना, ये अलग चीज़ है। अच्छा
अब आगे जो है वो एफ आई कंप्यूट करने की बात हो रही है, तो एफ आई का फार्मूला जो है वो पिछले उसमें हमने इसको किया हुआ है कि एफ आई का फार्मूला जो है वो अम, अम, ये वाला जो यहाँ पे दिया जा रहा है वो ये वाला है। नाउ अगेन मैं वही बात करना चाहूँगा कि इस एफ आई को जो है वो इसके साथ जो है वो मिक्स नहीं करना, ये अलग चीज़ है, और एफ आई जो है वो ये अलग चीज़ है। यहाँ से आगे चलें, नीचे चलें। नाउ आई की जगह पे वन पुट करें तो एफ वन इज इक्वल टू बी वन एफ ऑफ टी। तो बी वन वही ऊपर वाला वो जो ए वन बी वन और ए टू बी टू ये हम बना रहे थे, उसमें बी वन की वैल्यू पुट करें, इसको इंटीग्रेट सिंप्लीफाई करें, इंटीग्रेट करें। इसी तरह से एफ टू बी टू और इसको सिंप्लीफाई करें, कैलकुलेट कर दें। उसके बाद है ए आई के का फार्मूला ये है, तो आप इसमें आई की वैल्यू 1 2 3 जैसे आप पुट कर, तो ए वन वन आपका इससे कंप्यूट हो जाएगा, ए वन टू ए टू वन एंड ए टू टू, ये आपके जो है वो ए एज आपके आ जाएंगे। तो इसमें हमने क्या सीखा है, इसमें हमने आइगन वैल्यूज़ कंप्यूट करना सीखा है, और मज़ीद जो कोएफिशिएंट्स हैं जिनको हमने कंप्यूट करना था वो हमने किए हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।